हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की हमारे जो लेक्चर है, बेसिकली आज से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने बात की है उसमें हमारा जो डिस्कशन था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के जो बेसिक लॉज थे उनके ऊपर। और एक जगह हमने देखा था कि कैसे मैक्सवेल ने जब एक मैग्नेटोस्टैटिक के लॉ या मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया के एक एम्पियर का जो लॉ है उसको जब देखा तो उसमें उनको कुछ करेक्शन की उम्मीद दिखी और उस करेक्शन को किया भी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट टर्म को ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म को ऐड किया गया था। सो व्हाट इज़ द मोटिवेशन ऑफ दिस लेक्चर इज़ टू, आप आज पढ़ोगे कि हाउ टू राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन द फ्री स्पेस। आप यहाँ पर फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे होती है उसको आप देखोगे। देन द सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस इसके लिए सेटअप कर सकते हैं। और फिर तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि हम जो वो मैथमेटिकल एनालिसिस सेटअप करेंगे और जो वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे उसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं। तो इतने 3 हिस्सों को कवर करके आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो रूट है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हमें पहले तो समझना है कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है उनको हम कैसे लिखें। देखो, मैक्सवेल्स इक्वेशन असल में वो अलग अलग इक्वेशंस है जिनको कि मैक्सवेल ने देखा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक से लिया था। इससे पहली इक्वेशन जो है वो है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द गॉस लॉ, इसको हम गॉस लॉ कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, दूसरा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ काइंड ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। ओके, और ये इसको ऐसे याद रखो कि ये एक ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तीसरा है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और ये आपका कुछ और नहीं है, फैराडे लॉ है, ये आपका फैराडे लॉ है। और चौथा है कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू टाइम जे प्लस म्यू टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम डेल ई बाई डेल टी। दिस इज कॉल्ड द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, या इसको हम मॉडिफाइड एम्पियर्स इक्वेशन कहते हैं, मॉडिफाई एम्पियर लॉ कहते हैं, जिसमें कि ये जो आखिरी में जो टर्म जुड़ा है ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। अगर आप थोड़ा सा इसमें सरप्राइज हो रहे हो कि वाई दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म, दैट आई वुड सजेस्ट आप पीछे की कुछ वीडियो हमारे जस्ट इमीडिएट इससे पहले का जो वीडियो है उसको देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक, इमीडिएट क्या, इससे 2 पहले के जो वीडियो है उनको आप देखोगे तो होपफुली आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे। तो ये है हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओरिजिनली दीज 4 आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मैक्सवेल्स इक्वेशन द फ्री स्पेस। अब बहुत टेक्निकल वर्ड है लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो फ्री स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ आप कह सकते हो कोई चार्ज नहीं है। तो हम कहने वाले हैं कि ऐसी जगह जहाँ चार्ज 0 है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 0 होने वाला है। इफ़ देर इज़ नो चार्ज तो देर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज नहीं है उसका फ्लो नहीं है, करंट नहीं है, करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी होता है, सो देर इज़ नो जे, सो जे भी वहाँ पर 0 है। सो फॉर अस what do we mean by a free space? We mean that कि there is no charge and there is no current। तो आप कहोगे कि यार सर ऐसा नहीं कह सकते वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। नो माई चाइल्ड, यहीं पर हमारी कंसेप्ट यहाँ पर आपको रुकना है। हम ये कह रहे हैं कि चार्ज नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप यहाँ पर एक कहोगे कि सर चार्ज जो होता है उसी के ही वजह से तो फील्ड होती है, तो अगर चार्ज नहीं है तो फील्ड कहाँ से होगी। तो हम कहेंगे नहीं बेटा, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग है। चार्ज जो होता है उसके इर्द गिर्द हम एक ऐसी फील्ड मानते हैं, एक ऐसा क्षेत्र मानते हैं जहाँ हम उस चार्ज की प्रोपोर्शनल फील्ड होती है। बट फील्ड इज़ मोर फंडामेंटल देन चार्ज। अगर हम कहें पहले क्या बना था, तो पहले की जो फील्ड थी ये ऊर्जा थी, उसने चार्ज को बनाया था।
तो हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर कहीं पे चार्ज नहीं है तो फिर भी वहाँ पर फील्ड है, कहीं करंट नहीं है फिर भी वहाँ पर फील्ड है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनहेरेंट रूप में हमेशा से थी। वो जब भी बना है ब्रह्मांड तो वो फील्डें वहाँ मौजूद हो गई, उसके बाद उन फील्ड से चार्ज बने और उसके पीछे भौगोलिक घटनाएं जो भी है वो सब हुई। तो फील्ड है, हम चार्ज को नहीं मान रहे, हम करंट को नहीं मान रहे। इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक दिक्कत आएगी कि अब जब सर आप चार्ज नहीं मान रहे हो तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो, अगर आप करंट नहीं मान रहे हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे मान सकते हो। नहीं, हम मान सकते हैं। तो ज़रूरी चार्ज का होना फील्ड के होने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर इस चीज़ को आप पचा पा रहे हो तो फिर हम फ्री इक्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है फॉर फ्री स्पेस वो कैसे हो जाएंगी। मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस वो हो जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। देखो आपसे पहली वाली इक्वेशन में अगर ये हिस्सा 0 कर दोगे तो आपके पास यही बचेगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चौथी इक्वेशन डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका जे 0 हो जाएगा लेकिन फिर भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी टर्म रहेगा। फ्री स्पेस में देखो बड़ा सिमेट्रिक सा हो गया। पहली इक्वेशन को जरा देखो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी 0 है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन में राइट साइड में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, और फोर्थ इक्वेशन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह से हम एक बहुत ही बड़ी सिस्टमैटिक किस्म की 4 इक्वेशन पा जाते हैं। इसमें 2 एक तरह से समान है, जैसे ये 2 इक्वेशन में एक तरह की सिमिलरिटी है और इन 2 इक्वेशन में एक तरह की सिमिलरिटी है। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जो हमने शुरू में बात की थी कि हाउ टू राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, तो हमने देख लिया कि हम मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस में कैसे लिखते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू सेट अप द मैथमेटिकल एनालिसिस। तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए क्या करें। मैक्सवेल कहते हैं कि ऐसा करिए, आप कंसीडर कर्ल ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन अब हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को चूज कर सकते हैं, 4 को चूज कर सकते हैं, मैं 3 को चूज किया। इसका कर्ल लीजिए। कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल का मतलब है यहाँ पर कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। कर्ल का मतलब होना है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है ना, आपने क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ओके, नाउ देयर इज़ अ रिलेशन, देयर इज़ अ फॉर्मूला कि अगर आप कर्ल ऑफ एनी वेक्टर लेते हो तो ये कैसे होता है, यानी यहाँ पर डेल क्रॉस ई, ये 0 नहीं होगा। अगर इसमें से कहीं डॉट प्रोडक्ट होता, कहीं डॉट लगा होता तो 0 होता, यहाँ दोनों जगह पे है। तो इसकी वैल्यू होगी डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये एक वेक्टर कैलकुलस का फॉर्मूला है, उसको यूज किया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास हो जाएगा डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, और राइट साइड में आपके पास क्या है, माइनस डेल बाई डेल टी। ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई होगा, बी के ऊपर, है ना। ये जो ऑपरेटर है ये अप्लाई हुआ है इस बी के ऊपर, चूँकि डी बाई डी टी तो टाइम का ऑपरेटर है तो उस पर तो कुछ उसका मतलब नहीं है। अब देखो इस टर्म को देखो इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 सजेस्ट कर रहा है कि 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो गया तो आप इस टर्म को हमने कह दिया चलो ये 0 हो गया, तो अब क्या हुआ, ये हुआ माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी। इस डेल क्रॉस बी को आप इक्वेशन नंबर 4 से रख सकते हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको हम हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल ऑफ ई
और ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पा जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और देखो, ये तो तब हुआ था जब हम इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट किए थे। क्या होता अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते? मतलब क्या होता अगर हम ऐसे कर रहे होते कि कंसीडर द कर्ल ऑफ डेल क्रॉस बी, तो ये हो जाता म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस ई हो जाता। फिर आप इसकी वैल्यू लिख दो डेल ऑफ डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, और ये सारी वैल्यू रखते, तो आप पाते कि जैसे हम इस इक्वेशन नंबर 5 तक आए हैं ऐसे ही आप भी आ जाते। तो अगर हम यही लिखते कि बाय इन सिमिलर वे by starting from equation 4 we may derive, हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं? हम डिराइव कर सकते हैं डेल टू बी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक ही समय में हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों तरह की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, किस तरह से आपस में मिली हुई हैं ये दोनों इक्वेशन। उन चार इक्वेशन की सहायता से हम इस तरह के सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि जो इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 आई हैं, इनका रूप जो है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ परिचित सा है। एक्चुअल में क्या हुआ था, मैक्सवेल से काफ़ी समय पहले 100-150 साल पहले न्यूटन ने एक वेव इक्वेशन बनाई थी। न्यूटन इक्वेशन फॉर वेव्स उन्होंने एक डेवलप की थी। जो इक्वेशन ये कहती है कि अगर कोई भी वेव है जिसका फंक्शन f है, मतलब हो सकता है f डेंसिटी हो सकता है f और कोई वेरिएबल हो, तो 3 डायमेंशन केस में उसको ऐसे लिख सकते हो, एक कोई वेव, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखी जा सकती है। तो मैक्सवेल से पहले न्यूटन ने बताया था कि कोई भी वेव जब आप स्टडी करोगे तो उस वेव की जब मैथमेटिकल स्टडी करना शुरू करोगे तो आप उसको इक्वेशन नंबर 7 के रूप में पाओगे, क्योंकि वेव तो वेव होती है और हर तरह की वेव एक ही तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये तो न्यूटन की पहली पुरानी थ्योरी थी। इक्वेशन नंबर 7 का रूप और इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 का रूप काफ़ी हद तक मिलता है। देखो बस क्या अंतर है कि यहाँ जहाँ 1/v² है वहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जहाँ पर f है वहाँ पर या तो e लिखा हुआ है या b लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 वेव इक्वेशन को बिलोंग कर रही है, क्योंकि उनका रूप हर तरह से इक्वेशन नंबर 7 यानी कि एक वेव इक्वेशन की तरह से ही है। इक्वेशन नंबर 7 एक वेव इक्वेशन है और इसको न्यूटन के समय से है। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने ये तुरंत जान गए कि उन्होंने इन 4 इक्वेशन की सहायता से एक वेव इक्वेशन डेवलप कर ली। अब जो वेव इक्वेशन डेवलप की है इसका सोल्यूशन कैसा होगा या इससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो तुरंत ही उन्होंने कहा आपकी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 5 और 6 with इक्वेशन 7 वी गेट क्या मिलेगा, जरा देखो 1/v² की जगह पर क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ से आप v की वैल्यू क्या निकालोगे, 1/√μ एप्सिलॉन नॉट, ये आप तुरंत निकाल ले जाओगे। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या ऐसा करो 4π से मल्टीप्लाई कर दो और म्यू को करके 4π एप्सिलॉन नॉट कर दो, आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, ये होता है। और हमने एक चीज़ और देखा है कि जब कूलम लॉ लिखते हैं तो 1/4πε होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मीटर पर फैरेड। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, तो आप v की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे आप v की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 4 पाई है और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब हम वो यूनिट हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और 1/4πε हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। और अब ये सारी यूनिट वगैरह सब अंदर कर दोगे तो इसका क्या होगा, 4 पाई कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। और ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 इंटू 10⁻8। चूँकि इधर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकेंड में आपके पास होगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो थी ये उस समय की नापी गई स्पीड ऑफ लाइट थी, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि मैक्सवेल ने जो थ्योरी बनाई थी, जो वो 4 इक्वेशन में जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म रखा और फिर उसके बाद करेक्शन किया, वो सब कुछ किया, तो उसके बाद उनके पास जो इक्वेशन बन के आई, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई, वो असल में एक ऐसी इक्वेशन थी जो कि लाइट को बता रही थी। अब समझो जरा, लॉजिक समझो। लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को लिया, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को लिया, और दोनों को मिला के जो इक्वेशन बनाई उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। और ये प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वही आती है जो लाइट की है। इसका मतलब लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस प्रकार से इस रीजनिंग के थ्रू मैक्सवेल ये बताना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो लाइट है, जिसको कि हम तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस चीज़ को मैथमेटिकली वो प्रूफ कर रहे थे। तो पहला तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का हिस्सा है, जो दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा है, वो यहीं से है, हाउ टू सेटअप द मैथमेटिकल एनालिसिस। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, वो सेटअप हो गया इक्वेशन, और उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी निकल आई। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, या हाउ टू प्रूव दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सवाल होता है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 और 6 सोल्यूशन नहीं है, दे आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है और तब उसका सोल्यूशन निकलता है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह है, जैसे मैंने बताया कि ये जो वेव इक्वेशन आई है ये न्यूटन के ज़माने से हमारे साथ है। तो न्यूटन के ज़माने से हमारे साथ है, तो इसका मतलब बहुत सारे मैथमेटिशियंस के बीच में आए और उन्होंने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ बहुत ही अच्छे नायाब सटीक तरीके भी बता रखे। तो अगर उन सटीक तरीकों का इस्तेमाल करें तो हम इक्वेशन नंबर 5 के लिए भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 के लिए भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि इक्वेशन नंबर 7 जैसी इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 में रिटन in the standard form as, कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि E सपोज फंक्शन ऑफ RT स्पेस और टाइम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट E0 एक्सपोनेंशियल I K डॉट R माइनस ओमेगा T। यहाँ K क्या है, यहाँ k जो है, वेक्टर k जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 पाई बाई लेमडा के बराबर है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है, अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी वेव की डायरेक्शन, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसकी वेव डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए इसको प्रोपोगेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आ गया k, और ओमेगा क्या है, उस वेव की फ्रिक्वेंसी,
क्योंकि यहाँ पे टाइम का बिहेवियर भी देखो, यहाँ पर इक्वेशन देखोगे तो इसमें टाइम का भी रोल है, इस इक्वेशन में ई में टाइम का भी रोल है, और डेल इसके अंदर एक्स वाई जेड यानी आर का भी रोल है। तो हमारी जो ओवरऑल सोल्यूशन बन के आ रहा है वो ये है। या ऐसे ही ऑल्सो आप लिख सकते हो बी फंक्शन ऑफ आर। अच्छा, अगर हम इसको वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर हम कोई आई कैप लगा देंगे। कोई आई कैप मतलब जस्ट एक ई कैप, जस्ट एक डायरेक्शन को दिखाने वाला है। ऐसे ही बी आर टी है तो ये हो जाएगा बी नॉट एक्सपोनेंशियल सम आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और इसको मान लो कोई इवन डायरेक्शन है कोई। अब सवाल यहाँ पे कई खड़े हो जाते हैं, हमारे पास कई सवाल खड़े यहाँ पर ये हो गए कि हमने एक ही वेव के लिए दो तरह की फील्ड के बारे में बात कर ली। कौन कौन सी? आपने एक ही वेव के लिए दो तरह की फील्ड की बात की। एक तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी आपने बात की मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ऐसा नहीं है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नहीं है। बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए कहते हैं बिकॉज बोथ दिस टाइप ऑफ जो वेव्स हैं, फील्ड है, दे आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही जगह पर मौजूद है। और न केवल मौजूद है बल्कि एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रभावित भी कर रही हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट का चेंज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चेंज करते हैं। तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन नंबर कौन सी है 5 और 6, इनको ड्राइव करना तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल की बात नहीं है। मुश्किल की बात क्या है कि इनके आपसी रिश्तों को हम समझें कि हाउ टू फाइंड अ रिलेशन, कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आगे देखेंगे कि ये वेव ट्रांसवर्स वेव हो जाती हैं। अब इस ट्रांसवर्स का मतलब क्या निकल के आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, संबंधों की जटिलता को समझो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को तो बना लेना, इक्वेशन मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भाई, न्यूटन तो करके गए ही थे 150 साल पहले। तो आपने क्या नया कर दिया? हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये एक दूसरे से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़े होते हैं। तब हम ट्रांसवर्स वेव के बेसिक नेचर को समझ पाएंगे, और तब हम समझ पाएंगे कि कैसे ट्रांसवर्स वेव का बिहेवियर लॉन्गिट्यूडनल के बिहेवियर से अलग होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी। तो बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने देख लिया, उसका आखिरी पोर्शन में कैसे सेटअप करते हैं ये देख लिया, और उससे पहले ये देख लिया कि मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। सो अगला हमारा पर्पज़ होगा कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको सेटअप करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, हम एक तरह से उस ट्रांसवर्स बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे, इम्पीडेंस को स्टडी कर पाएंगे, और इस तरह से फिर हम अपने आप ऑटोमेटिकली पॉइंटिंग वेक्टर की थ्योरी की तरफ मूव कर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।